जय हिंद। सभी को ऑनलाइन क्लास में नमस्ते। श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के BA BEd BSc BEd थर्ड ईयर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन, समाजीकरण का जो हमारा है चैप्टर वो यूनिट नंबर 5 में है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आज हम बात करें कि भी सोशलाइजेशन के अंदर भी इसका सबसे पहले होता है नंबर 1 अर्थ। अगर हम बात करें कि बच्चा समाज में जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद समाज में वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे वो करते हैं वैसा बच्चा देखता जाता है और देख करके सीखता जाता है और उनका अनुकरण करते हुए बड़ा होता है। और जो समाज में जो बातें होती है धीरे धीरे वो सीखता जाता है। जन्म से बच्चा न तो सामाजिकरण होता है और ना ही वो असामाजिक होता है। तो क्या होता है, एक बिल्कुल पशु समान होता है, पर धीरे धीरे समाज की बातें सीखते हुए वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य जो भी लगातार चलते आ रहे हैं, जो समाज में उसे सीख मिलती है, वो सीख ही धीरे धीरे जो होने वाली जो प्रक्रिया है सीख की, वही उसका सामाजिकरण है। सामाजिकरण का अर्थ क्या हुआ कि जो समाज में बच्चा जो सीख रहा है, जो अच्छी बातें आ रही हैं उनकी सीखने की और उससे जो अनुभव आ रहे हैं, वो प्रक्रिया जो है वही सामाजिकरण की प्रक्रिया है। तो अर्थ क्लियर हो गए बेटे सभी को। अब आता है नंबर 2 पे परिभाषाओं में हम बात करें तो बहुत सारी समाज शास्त्रियों ने अपने अपने परिभाषाएं दी हैं। तो कुछ एक परिभाषाएं यहाँ पर नोट की गई हैं। उसमें से हम पढ़ रहे हैं कुछ कि सामाजिक गुणों का विकास बच्चे में कैसे हो रहा है, कैसे कैसे सिस्टम है, कैसे प्रक्रिया हुई है, उनके बारे में समाजशास्त्रियों ने हमें बताया है। जॉनसन ने पहली परिभाषा हम जॉनसन की पढ़ते हैं। तो जॉनसन ने कहा है कि सामाजिकरण एक प्रकार की सीख है। उन्होंने कहा है कि सामाजिकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाती है। सीखने वाले को, जो बच्चा सीखने वाला है, वो कार्य करने के योग्य बनता है भी ये बातें सीख करके। तो इसका मतलब ये है कि सीख मिलती है, सीख से ही हम सामाजिक प्राणी बनते हैं। अब नंबर 2 पे आता है ग्रीन। समाजशास्त्री जो ग्रीन है उन्होंने बताया है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताएं, अपनत्व तथा व्यक्तित्व प्राप्त करता है, वो सामाजिकरण है। तो ग्रीन ने बड़े ही अच्छे शब्दों में बताया है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक बालक की विशेषताएं और अपनेपन की और उसके व्यक्तित्व के विकास की बातें आई हैं, तो वो उन्होंने सामाजिकरण कहा है। अब इसके बाद आता है 3 नंबर पे बोगार्ड्स ने बताया है कि बोगार्ड्स ने बताया है कि साथ काम करेंगे मिलजुल करके, सामूहिक उत्तरदायित्व है। हम सभी के सामूहिक उत्तरदायित्व होंगे या उसकी जो भावना विकसित होगी तथा दूसरों के कल्याण संबंधी दूसरे जो समाज में लोग हैं उनकी भी कल्याण से संबंधित हम बात करेंगे। कल्याण संबंधी और आवश्यकताओं को दृष्टि में ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। यही बात उन्होंने कही है। कहने का अलग अलग थोड़ा सा शब्दों का तरीका है। तो बोगार्ड्स ने कहा है साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए
कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। इस प्रकार हम इन परिभाषाओं का अध्ययन करने में हमें एक ही बात समझ में आती है कि हम सारूप में ये कह सकते हैं कि बालक ने समाज में जो भी उसने देखा, अनुभव किया, सुना, जो हमारे सिस्टम चलते आए हैं, रीति रिवाज, रस्म, परिवार के जो सिस्टम चलते आए हैं, पड़ोस के चलते आए हैं, उसको हमने देखा, अनुभव किया, उसी के को हमने सीखा, वही हमारा समाजीकरण है। अब बात आती है समाजीकरण के अभिकरण। अभिकरण एजेंसीज, अभिकरण यानी एजेंसीज। समाजीकरण की एजेंसी कौन कौन सी हो सकती हैं, या सामाजिकरण में कौन कौन से अपना योगदान देते हैं? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान देने वाले या बालक के विकास में समाजीकरण के गुणों को विकसित करने के लिए समाजीकरण की कुछ जो बातें यहाँ पे बताई है, एजेंसियाँ जो हैं, वो हैं नंबर 1 परिवार, जो हमारे समाजीकरण में योगदान देती हैं। बहुत बड़ा इसका रोल होता है परिवार का। परिवार ही मनुष्य का, वो क्या कहते हैं कि परिवार में उसका स्टार्टिंग होती है बच्चे की। तो परिवार में बालक का जन्म होता है और वहीं से उसकी समाजीकरण क्रियाएँ उसमें शुरू होती हैं। और परिवार के सदस्य बालक के समाजीकरण में अपना अपना प्रथम प्रयास या योगदान देना जैसे शुरू करते हैं, तो परिवार की जो हमें उससे बहुत सारी बातें सीखेंगे, देखेंगे, प्रेरित होंगे, दूसरे की बातों को ध्यान में रखेंगे। जो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो माता पिता हैं, उनके रीति रिवाज, रस्म जो बच्चे ने देख करके, अनुकरण करके या उसके अनुकूल बनने की जो प्रक्रिया अपनाई है, वही उसकी क्या है, समाजीकरण है। तो परिवार को प्रथम पाठशाला भी कहा गया है। ये क्या है, प्रथम पाठशाला। परिवार ही प्रथम पाठशाला है, जहाँ पर प्रथम माता उसकी गुरु होती है, जो उसे बच्चे को अपने तरीके से अच्छे चलाने की कोशिश करती है और परिवार में एक सभ्य नागरिक बनाने का वो निर्माण करने की प्रक्रिया को जारी रखती है। इसमें एक बात आई है, किम्बल यंग ने कहा है, इसमें यंग की परिभाषा है कि समाज के अंदर समाजीकरण की भिन्न भिन्न संस्थाओं में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किम्बल यंग ने भी परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बताई है। अब बात आती है कि इसके सब पार्ट्स, तो परिवार में पहला काम आता है कि माता पिता के व्यवहार का प्रभाव, माता पिता के व्यवहार का प्रभाव। जैसे बच्चे के साथ माता पिता व्यवहार करेंगे, उस परिवार में जो माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं, उसका प्रभाव बच्चे पर अवश्य पड़ता है। जैसे वो अनुकरण करेगा, देखेगा, और जैसे ही वो प्रेक्षित उनसे होगा, वो दूसरों के साथ वैसा ही करेगा। जैसा उसके साथ गर्मी हो रहा है, वैसे वो आगे करेगा। तो उसमें माता पिता क्या कैसे व्यवहार करते हैं, इन बातों से ही बच्चे में सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा भविष्य में कैसा बनेगा, कैसे उसके माता पिता हैं, कैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं। जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा वही तो सीख रहा है और वही सीख करके आगे करेगा। तो उसमें माता पिता का बड़ा योगदान होता है। अगर ज़्यादा लाड़ प्यार देंगे, हो सकता है ज़्यादा लाड़ प्यार से बच्चा अपनी बातों मनवाने के लिए बिगड़ता जाए। अगर सीमित सिस्टम में रखेंगे, अनुशासित रखेंगे, तो वो बहुत अच्छा नागरिक बनेगा। तो इस प्रकार हिसाब से बच्चे के साथ प्रेम भाव करना चाहिए, से उचित समय पे उसी सिस्टम से उसे रखना चाहिए। और दूसरा अगला पॉइंट आता है इसी का सब पार्ट, परिवार का ही सब पार्ट भाई बहनों का प्रभाव। अब भाई बहनों का प्रभाव, माता पिता के बाद में भाई बहन, जो बच्चा है उसके माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही फिर भाई बहन भी उसके व्यवहार करते हैं। हो सकता है वो बड़ा है, जो पहले नंबर पे बच्चा है, तो उसकी जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके छोटे भाई बहन होंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग बन जाती है। वो फिर ये कहता है कि मेरे से जो छोटे हैं उनका भी मुझे ख्याल रखना है, खेलने में, पढ़ने में, हर चीज़ में, सही गलत के, और जो भी उसने सीखा है, अनुभव किया है, उससे वो और अच्छे अपने भाई बहनों को गाइड देना चाहता है। अगर उससे वो छोटे बच्चे वाले हैं तो बड़े भाई के निर्देशन में रह करके उसे सीखते हैं, उसके व्यवहार से सीखते हैं। तो परिवार में ये बातें अपने
प्रयास से वो सीखते हैं बच्चे, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे से आगे स्थानांतरित होते रहते हैं। और इस प्रकार भाई बहनों का प्रभाव ही सामाजिकरण में बहुत ही प्रभाव डालता है। अब आता है तीसरा कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव। माता पिता का चरित्र, जैसे माता पिता है चरित्रवान है तो उसकी संतान भी अच्छी संतान चरित्रवान ही बनेगी। अगर उनके माता पिता थोड़े चरित्रहीन हैं या गलत सिस्टम में हैं तो वो बच्चों पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जैसा वो सीखता है, करता है, देखता है घर में, वैसा ही उसका चरित्र बच्चे का बन जाता है। तो चरित्र में जैसे अगर बात करें हम, कोई जुआरी है, कोई शराबी माता पिता है तो उनकी संतान भी भविष्य में ऐसे ही हो सकती है। अगर विरोध करेगी तो कितना करेगी, और अगर वो विरोधकारी करें तो वो भी बच्चे भी उसके विपरीत वैसा ही काम करेंगे। तो जो हमारे रीति रिवाज हैं, प्रतिमान हैं, वो सामाजिकरण के निर्माता हैं। अब नंबर आता है परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव। आर्थिक स्थिति, देखो आर्थिक स्थिति भी बहुत ही डिपेंड होता है सिस्टम। आज का आर्थिक युग है, आज के आर्थिक युग में परिवार की आर्थिक स्थिति भी बच्चे के सामाजिकरण को बहुत प्रभावित करती है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बच्चे की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, और जिसमें बालक कोई अपराध की ओर आकर्षित नहीं होगा। अगर आर्थिक स्थिति कम या कमज़ोर होगी तो हो सकता है वो बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई गलत कार्य करने लग जाए, चोरी वगैरह करने लग जाए, और चीज़ें करने लग जाए। तो इससे बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़ सकता है, क्योंकि वो आवश्यकता पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगा। क्योंकि पैसे की दिक्कत है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा जुगाड़ करके वो करने की कोशिश करता है, जिससे इसके विपरीत निर्धन परिवार है, इसमें परिवारों के बच्चों की जो आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है, वो परिवारों के बच्चे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, और हो सकता है वो समाज विरोधी कार्य भी करने लग जाए। तो आर्थिक स्थिति का प्रभाव बल्कि के सामाजिकरण में बच्चे के बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अब नंबर आता है 5 नंबर पे पारिवारिक नियंत्रण का प्रभाव। पारिवारिक नियंत्रण का प्रभाव। जिस परिवार में जैसे माता पिता हैं वैसा अगर वो ज़्यादा नियंत्रण रखेंगे बच्चे में तो कठोर अनुशासन गलत भी हो सकता है, और बच्चे गलत भी करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कठोर अनुशासन होगा तो बच्चे भी स्वतंत्रता चाहते हैं, वो अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर उनके विचारों को दबाया जाता है तो वो कोई भी उत्तेजित होकर के या गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो नियंत्रण हिसाब से का अपने सिस्टम का सही होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा अति होगी नियंत्रण में तो आजकल के युवतियाँ जो युवक हैं वो अपने आप में डिपेंड रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के दबाव में रहना स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे सिस्टम में उनके बिगड़ने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। और जो परिवार नियंत्रण रखते हैं, जो अच्छे ठीक से सिस्टम में रखते हैं, प्रॉपर नियंत्रण होना चाहिए वो रखते हैं, तो उनके बच्चे अच्छे सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं, और अच्छे बुरे की उनको पहचान हो जाती है, और अच्छे सिस्टम में अपने कामयाब भी होते हैं, अच्छे सिस्टम में चलते हैं। अब होता है नागरिक गुणों की पाठशाला। नागरिक गुणों की पाठशाला। परिवार को नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला कहा गया है। बच्चे के अंदर नागरिकता के गुण, जो बच्चे के अंदर नागरिकता के गुण हैं वो परिवार द्वारा बच्चे में आते हैं। जैसा परिवार है वो वैसे अच्छे से और शिक्षा देने की कोशिश करता है, बच्चे में अच्छे मानवीय गुणों की उसमें भरने की कोशिश करता है। तो वो परिवार को ही प्रथम पाठशाला कहा गया है।
जहाँ पर नागरिकता के गुण निर्माण होते हैं। परिवार में रहकर ही बच्चा सर्वप्रथम सहानुभूति, प्रेम, दया, त्याग, सहिष्णुता, आज्ञा पालन, नैतिकता, ईमानदारी आदि गुणों को परिवार में सीखता है। उसके अच्छे गुणों का निर्माण होता है। इन्हीं की व्यक्तित्व का समाजीकरण में योगदान आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार में बहुत सारे जो बच्चे के जीवन के लिए चाहिए योगदान देने में समाजीकरण के सिस्टम में, तो वो बहुत योगदान देता है। अगला पॉइंट आता है नंबर 2 पे। पहला नंबर तो ये था हमारा परिवार, और अब 2 नंबर पे आता है हमारा पड़ोस। अब 2 नंबर पड़ोस आता है। तो पड़ोस नेबरहुड परिवार के पश्चात बालक का जो स्थान है, जहाँ आना जाना रहता है, घूमना फिरना रहता है, अपना मनोरंजन करना है, अपनी गतिविधियाँ जो भी करनी है, वो परिवार के बाद वो पड़ोस में आती है बात। तो पड़ोस के जो संपर्क में आता है, तो पड़ोसियों के जो वातावरण है, वहाँ का जो प्रभाव है, वो प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो पड़ोसियों से प्रेम, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना, सद्भावना, ये गुण आते हैं जो बालक के समाजीकरण में अपना योगदान देते हैं। और पड़ोस के बालक आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं। खेलने से, खेल की भावना से, खेलने से उनमें लीडरशिप करने के, नेतृत्व करने के गुण भी आते हैं। और किसी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें वो अलग अलग उसके नेता बनते हैं, नेतृत्व करते हैं, एक दूसरे की आज्ञा पालन करते हैं, भाईचारा, प्रेम, सहानुभूति, सारी चीज़ें आती हैं उसमें। और इस प्रकार बालक के समाजीकरण की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अच्छे पड़ोसी में बच्चा अच्छे सिस्टम में रहना पसंद करता है। अगर पड़ोसी अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, अच्छा समाजीकरण होता है। अगर पड़ोसी अच्छा नहीं है तो बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया भी दूषित हो सकती है। अब आता है नंबर 3, शिक्षण संस्थाएं। नंबर 3, शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं शिक्षण संस्थाएं एजुकेशनली जो सिस्टम है हमारा, वो पड़ोस के परिवार, परिवार के बाद पड़ोस, पड़ोस के बाद शिक्षण संस्था, जहाँ पर बच्चा 2.5-3 साल की एज में ही आजकल जाने लग जाता है। आज के जो पब्लिक स्कूल हैं उनमें बच्चे का दाखिला 2.5-3 साल के बच्चे जो उम्र हो जाती है, उसके बाद उसे कोई न कोई प्ले स्कूल में बच्चे को रखा जाता है और वहाँ पर ही उसके सीखने सिखाने की, खेलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आमतौर पर 5 साल के बच्चे का एडमिशन होता था, पर आजकल 2.5-3 साल के बच्चे को ही शिक्षण संस्थाओं में उनका एडमिशन करवा दिया जाता है, ताकि वो जो भी आंगनवाड़ी की, प्ले स्कूल की जो भी गतिविधि देती हैं, बच्चा उसमें सीखना शुरू कर देता है। खेल खेल में उन बच्चे को सिखाया जाता है। और इसमें शिक्षण संस्थाओं में जो बालक के समाजीकरण में योगदान करते हैं, विद्यालय समाज का क्या है, एक लघु रूप है। शिक्षण संस्थाओं में विद्यालय समाज का लघु रूप है, जिसमें बालक वहाँ पर सामाजिकता है वो अनुभव होती है। अनेक सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के अवसर मिलते हैं उसे। जो भी स्कूल में गतिविधियाँ करवाई जाती हैं, बहुत सारे बच्चों को कार्य सौंपे जाते हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो करके दिखा रहे होते हैं, छोटे बच्चे देखते रहे होते हैं, धीरे धीरे उनका नंबर भी आता है। बहुत सारी ऐसी बातें वो आपस में सीखते हैं। अनेक क्रियाओं में भाग लेने के अवसर बच्चों को मिलते हैं। इसमें इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए
बच्चे खेल कूद, प्रेम, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना, श्रमदान करना आदि बातें वो सीखते हैं और उनमें इस प्रकार सामाजिकता की भावना बढ़ती है। समाज के नियमों, व्यवहारों, प्रायोगिक ज्ञान जो प्रैक्टिकली जो होता है उसकी दृष्टि से वो विद्यालय में जो सर्वोच्च स्थान होता है प्रैक्टिकल का, जो बच्चे खुद करके देखते हैं या बच्चों से करवाया जाता है, उनको सौंपा जाता है काम, उनकी लीडरशिप खुद की होती है बच्चों की, एक टीचर उनका सहयोगी होता है, बच्चे खुद करते हैं, जहाँ दिक्कत आती है तो एक टीचर उनका हेल्पर होता है, तो बच्चे खुद करके देखते हैं। किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, अन्य खेल गतिविधियाँ हों, बच्चों से करवाई जाती हैं। तो इस दृष्टि से विद्यालय का सर्वोच्च स्थान है। यह सामाजिकरण की महत्वपूर्ण औपचारिक अभिकरण है। शिक्षण संस्थान औपचारिक, औपचारिक का मतलब है कि उसका एक निश्चित समय है, उसका समय है, स्कूल का अपना समय होता है, समय अनुसार उसका हर गतिविधियों का टाइम रखा गया है, कब कौन सी गतिविधि कितने समय की कौन कौन सी करवानी है, तो वह सबसे एक औपचारिक तरीके से होता है। और फॉर्मल सिस्टम में ये सारे बच्चा उसके अनुसार ही फॉलो करता है और आगे बढ़ता है। अब बात आती है इसी के सब पार्ट्स में, इसी के सब पार्ट्स में अब विद्यालय की बात आई, शिक्षण संस्थाओं की बात आई, तो इसका पहला सब पॉइंट है कि शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव। बालक के समाजीकरण में शिक्षक के जो व्यक्तित्व का प्रभाव है, जो शिक्षक का कैसा व्यक्तित्व है, कैसे आचार व्यवहार है, और बच्चा उसी का अनुसरण करके उस जैसा बनने की कोशिश करता है कि हमारे सर हैं वो ऐसे हैं ऐसे हैं, और हमें ऐसा बनना चाहिए, हमारे गुरु हैं वो हमारे आदर्श हैं, तो उनकी बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए, उनकी हर बात का अनुसरण करना चाहिए। तो बच्चे ऐसी बातें धारणा करके जो टीचर का व्यवहार, जैसा व्यक्तित्व बच्चे देखते हैं, वैसा अनुभव करते हैं, वैसे अपने आप में बनने की कोशिश करते हैं। अध्यापक के जो आदर्श हैं वही बच्चों के अपने जीवन में आदर्श ढाल लेते हैं और बच्चे के सोचने, समझने, उठने, बैठने, बोलने तथा हाव भाव आदि पर अध्यापक की व्यक्तित्व का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और यह प्रभाव दोनों ही प्रकार का हो सकता है। सुयोग्य अध्यापक बालकों में लोकप्रिय होकर अपना आदर्श बच्चों के अनुरूप अच्छे अनुभव छोड़ सकता है। इसके विपरीत अगर कुछ अध्यापक अपने प्रति घृणा के भाव बच्चों में पैदा कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, तो वो अलग प्रभाव आ सकता है। अगर वो अच्छा व्यवहार नहीं करे तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी अलग पड़ सकता है। दूसरा है कि इसी का सब पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम बात करें तो जो स्कूल है या विद्यालय है का वातावरण, वो भी समाजीकरण में योगदान देता है। स्कूल का वातावरण शांतमय है, अनुशासित है, अच्छा खुला हवादार सिस्टम में है, तो वो उनका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और स्कूल में सभी अध्यापक अपने उत्तरदायित्वों का पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चों के जीवन में भी ये कहें हमें सुधारने के तरीके से होते हैं, तो उनमें जीवन के जो अनुशासित एवं संतुलित बनाने की जो उनमें क्षमता विकसित होती है उससे। और अगर वातावरण स्कूल का दूषित है तो दूषित वातावरण से उनके प्रभाव में आकर के बच्चे अपने व्यक्तित्व का ठीक प्रकार से विकास नहीं कर पाते हैं। तो सही विकास हो इसके लिए स्कूल का वातावरण या विद्यालय का वातावरण शांतमय, अच्छा, अनुशासित, कर्तव्य का पालन करने वाले, बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हों जिससे उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता हो। नंबर 3, अध्यापकों के व्यवहार का प्रभाव। अब स्कूल के वातावरण के बाद में आता है अध्यापकों के व्यवहार का प्रभाव। अध्यापक कैसा व्यवहार करते हैं
वो टीचर पे बड़ा डिपेंड करता है। जैसे बच्चे हैं और टीचर जैसा बनाना चाहता है अच्छे व्यवहार से, तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। अध्यापकों के व्यवहार का प्रभाव। अध्यापकों का अच्छा व्यवहार है तो बच्चे में चरित्र अच्छे होंगे, व्यक्तित्व की भावना अच्छी विकसित होगी, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे के साथ यदि अध्यापकों का व्यवहार उचित हो तो बच्चे मन लगाकर कोई भी कार्य करते हैं, अच्छी स्टडी करते हैं, अच्छे काम करते हैं। अगर इसके विपरीत है, उल्टा है, तो यदि बच्चे के साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार है, कक्षा भवन से मन चुराने लगते हैं बच्चे, विद्यालय के समय को बुरी संगत में बिताने में व्यस्त होते हैं। जब स्कूल लगा है तो उस समय में घर से आ जाते हैं बच्चे, और जब छुट्टी का टाइम होता है उस समय वो घर चले जाते हैं, पर स्कूल में नहीं होते हैं, वो कहीं दूसरी जगह होते होंगे, क्योंकि अध्यापकों के व्यवहार से वो विद्यालय में नहीं आ रहे हैं। घर के बहस से वो विद्यालय में वहाँ से तो आ जाते हैं, पर वो स्कूल में नहीं आते हैं। ऐसा सिस्टम भी हो सकता है। और या फिर छुट्टी के समय में भी वो ऐसे बुरी संगति में समय बिताते हो, तो कुसंगति में पढ़ करके बच्चे समाज विरोधी कार्य करने लग सकते हैं। इससे सामाजिकरण प्रक्रिया वो दूषित हो सकती है, या उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। अब आता है सहपाठियों का प्रभाव। सहपाठियों का प्रभाव नंबर 4 में सहपाठियों का प्रभाव। सहपाठियों का जो साथ पढ़ने वाले हैं, मित्र मंडली है, उसके दोस्त हैं, सहपाठियों में बच्चे के व्यक्तित्व पर उनके सहपाठियों का भी बहुत ही पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। और यदि बच्चे सभी छात्र योग्य परिवार के हैं तो बालकों की आदतों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर थोड़ा अलग है तो उनका प्रभाव अलग पड़ेगा। अगर टूटे परिवार से है, भग्न परिवार से है, तो उनमें वैसे ही व्यवहार वो करेंगे। वैसा व्यवहार करने से बच्चे पर सामाजिक प्रक्रिया में गलत प्रभाव हो सकता है। और अब आता है नंबर 4। 3 पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गए शिक्षण संस्थाओं। चौथा पॉइंट, मित्र मंडली। मित्र मंडली, सहपाठियों का और मित्र मंडली में फर्क है भाई। सहपाठियों तो क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से बात की गई है, और मित्र मंडली का मतलब है कि सहपाठी भी है उसमें, और जो साथ के साथ पढ़ने वाले नहीं भी है, उसके एज ग्रुप के बच्चे हैं, आस पड़ोस के बच्चे हैं, तो उन बच्चों को शामिल किया गया मित्र मंडली में। तो मित्र मंडली में रहना प्रत्येक बालक पसंद करता है, मित्र होने चाहिए उसमें रहना पसंद करता है। तो जिससे बालक बहुत सारी बातें सीखते हैं, आपस में व्यवहार करते हैं, शिष्टाचार करते हैं, शिष्टाचार की बातें सीखते हैं। अच्छा बालक अपने मित्रों से काफ़ी कुछ सीखता है, क्योंकि एक ही आयु समूह के होने के कारण बच्चे को एक दूसरे से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, प्रेम भाव होता है। परिवार के बाद जो मित्र मंडली है वो एक ऐसा प्राथमिक अभिकरण है कि जिसकी बच्चे के समाजीकरण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब आता है बात अलग से 5वें पॉइंट पे, जाति। जाति भी हर व्यक्ति अपनी अपनी जाति को पसंद करता है, उसके लिए अहम की भावनाएं होती हैं, और वो चाहता है कि तेरी जाति में उन्नति हो, प्रगति हो, सिस्टम हो, तो वो भी एक सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान देती है। तो जाति से व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति के प्रति बड़ी भावना, श्रद्धा, प्रेम रखता है, और उसके प्रति अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए करना चाहता है, और उसमें परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृतियाँ जो भी हैं उनको बनाए रखना चाहता है, और उसके जो भी नियम हैं और जो उनके अनुशासन है वो उसमें अपना योगदान देते रहना चाहता है। इस प्रकार जाति से भी बालक का सामाजिकरण होता है। आगे नंबर 6 पे आता है क्रीड़ा समूह है। नंबर 6,
क्रीड़ा समूह है। क्रीड़ा समूह है। मित्र मंडली के बाद इसका स्थान है सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे जैसे बड़े होते हैं और बालक एक दूसरे के साथ मिलकर के, अपने संगी साथियों के साथ मिलकर के, और परिवारों के बच्चे भी होते हैं उनमें संपर्क में आते हैं और उनसे बोलचाल, शिष्टाचार, ऐसी बातें सीखते हैं। प्रत्येक बालक एक दूसरे कुछ न कुछ हर रोज नई बातें सीखता है और व्यवहार के पाठ का शिक्षण मिलता है उन्हें। और क्रीड़ा समूह में रहकर बालक सहयोग, न्याय, अनुभूति, अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा और आदि सामाजिक गुणों का विकास उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार ये जो गुण विकसित होकर के उसके जो बड़े होने पर उसके जीवन में आगे भी कामयाब होते हैं। अब नंबर आता है विवाह है। नंबर 7 विवाह है। विवाह है। विवाह भी समाजीकरण के लिए एक अभिकरण है। विवाह से यौन इच्छाओं की पूर्ति होती है और उसका परिवार बनता है और उसका वंश चलता है, तो उससे एक सामाजिक मान्यता मिलती है विवाह से, और जिससे सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। और इसमें एक हमारा जो सामाजिक संस्था है विवाह नाम की, उसमें हमारे ये प्रावधान होते हैं कि बच्चे उसके हों और वो आगे बढ़ें और उसमें एक सिस्टम में जुड़े हुए हों कि विवाह द्वारा सामंजस्य की प्रक्रिया चलती है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विवाह भी व्यक्ति के सामाजिकरण में एक बड़ा योगदान देने वाला अभिकरण है। और अन्य संस्थाएं नंबर 8 पे आता है अन्य संस्थाएं। अन्य संस्थाएं, इतनी संस्थाएं जो हमने बात की है, इसके अलावा अन्य संस्थाएं में क्या है कि नंबर 1 धार्मिक संस्था, राजनीतिक संस्था, धार्मिक अपने धर्म संबंधित होती हैं। जो धर्म में जो भी हम कहें कि जब भी व्यक्ति जो भी धर्म अपना मानता है वो उस धर्म के लिए अपना कर्तव्य पालन, उसके लिए जो बनता है वो करता है, उसे बनाए रखने के लिए कोशिश करता है। और उसके बाद जब भी धर्म पर कोई आड़ आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो उसके लिए बलिदान भी दे सकता है, तो अपने धर्म को बनाए रखना चाहता है। और शांति प्रिय, बलिदान, न्याय, अनुराग उसमें विकसित होते हैं। अब आता है नंबर 2 आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं, जो बच्चे की आर्थिक संस्थाएं जो जीविकोपार्जन के लिए हैं और उसमें परिश्रम करता है बच्चा, सहयोग, भविष्य की चिंता आदि बातें उसमें ध्यान में रखते हुए आर्थिक संस्थाएं भी। राजनीतिक, आप ये तो आप सब जानते ही हो कि जो राजनीतिक सिस्टम है वो अपनी पहुंच, अपने सिस्टम। और ऐच्छिक संस्थाएं भी होती हैं, जैसे संगठन होते हैं जो बच्चे के विकास में अपना अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार आज हमने समाजीकरण के बारे में पढ़ा। तो BA, B.Ed, BSc, B.Ed की जो 3rd ईयर की जो 5वीं यूनिट है उसमें समाजीकरण के 8 परिभाषाएं हमने जॉनसन, ग्रीन, बोगार्ड्स। उसके बाद समाजीकरण के अभिकरण, परिवार के सब पार्ट्स हमने पढ़ा। नंबर 1 माता पिता के व्यवहार का प्रभाव, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो हमारे 5-6 जो हैं। इसके बाद में 2 नंबर पे पड़ोसी है, 3 नंबर शिक्षण संस्थाएं हैं, उसके सब पार्ट्स हैं 4। शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव, स्कूल के वातावरण का प्रभाव, अध्यापकों का प्रभाव और सहपाठियों का प्रभाव। नंबर 4 पे है मित्र मंडली, 5वां जाति, 6वां क्रीड़ा समूह है और 7वां विवाह है। 8वीं अन्य संस्थाएं, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य संस्थाएं जो सहयोग करती हैं। इसी के साथ हमारा ये लेसन पूरा होता है। अब अगली कक्षा में मिलेंगे। जय हिंद।